साहब असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने चाहिए, एक बार फिर इलेक्शन मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ जो मैंने बात की थी ना कि क्या अमेरिकन जो वेपन्स हैं उनका कोई किलर स्विच, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स का जो आज जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं तो उसको स्टडी करें, कैन द यूएस स्विच ऑफ यूरोप्स वेपन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पूरी दुनिया में जितने अमेरिका अपने वेपन्स दे रहा है तो क्या उसका कंट्रोल कुछ सीक्रेट बटन एग्जिस्ट करता है, कुछ किल एग्जिस्ट करता है। तो इसको इसी फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ही अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें ऊपर से ये इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं कि इफ दे सी हाउ ट्रम्प इज डीलिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे शुड बी वरीड, यानी यूरोप के लोग जो हैं, ही इज थ्रोइंग हिम अंडर द बस। ये तो कोई जाना पहचाना जुमला लग रहा है, थ्रोइंग हिम अंडर द बस के नीचे फेंक दिया। अच्छा जी, बड़ा अच्छा आदमी है ये जो भी हैं ये मिखाइल ग्रेव। लेकिन उसके बाद जो अगली बात इन्होंने की है, सच इज द कंसर्न दैट डिबेट हैज टर्न टू वेदर द यूएस मेंटेन्स सीक्रेट सो कॉल्ड किल स्विचेस दैट वुड इमोबिलाइज एयरक्राफ्ट्स एंड वेपन सिस्टम्स व्हाइल नेवर प्रूवन। साबित तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एक एरोडायनेमिक्स एडवाइजरी के कंसल्टेंट को कहा, इफ यू postulate the existence of something that can be done with a little bit of software code, it exists। अच्छा, यानी अमेरिका जो है वो इसमें अब ये नहीं बह छिड़ी हुई यूरोप में कि अमेरिका से असलहा अगर ले भी लिया है तो क्या वो अमेरिका इस खामोशी से उसको रोक सकता है किसी जगह पे। 2024 सितंबर में जो साइंटिफिक अमेरिकन है उन्होंने इस पर एक डिटेल से लिखा हुआ है, काफ़ी एक ऐसे उनका रिसर्च है कि द केस फॉर किल स्विचेस 13th, द केस फॉर किल स्विचेज इन मिलिट्री वेपनरी। तो इसके ऊपर इसको देख सकते हैं जिन लोगों ने देखना चाहें, लेकिन बहरहाल ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से वेपन्स लेके क्या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मशरिक़ वस्ता या वेस्टर्न एशिया में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त तेज़ी के साथ। एक तो ये है कि हमास की जो डायरेक्ट टॉक्स हैं, एब्राम बॉलर जो कि उनके एब्राम बॉलर जो एडम बॉलर्स जो कि उनके खसूसी इन्वॉय, और फिर स्टीव विटकॉफ जो कि साथ यहाँ पे वो तो हॉस्टेजेस को डील करने के लिए इन्वॉय हैं, और ये जो स्टीव विटकॉफ हैं ये इस वक्त यूक्रेन में भी रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर भी गज़ा के हवाले से भी। इनके साथ कई मुलाकातें हुई हमास के लोगों ने तस्दीक कर दी, उसमें खलील हाइया हैं, बाकी शख्सियात हैं, दोहा में मुलाकातें हुई हैं, और इसके ऊपर इसराइल काफ़ी नाराज़ भी है, गुस्से में भी है, बल्कि उनके एक वज़ीर ने टेलीफोन पे काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह भी की है, लेकिन वो मतलब फ़ोन पे काफ़ी वो चीखे हैं ये अमेरिकन के साथ बात करते हुए। लेकिन ये है कि उन्होंने ज़रा खामोशी से कोई जवाब नहीं आगे दिया, और उनकी डायरेक्ट इनके साथ बातचीत हो रही है हमास के साथ। हमास ने उस पर ये बात की है कि भाई हमसे बातचीत हो रही है तो दहशत गर्दों से तो बात नहीं होती, हमें माना तो सही है ना अमेरिका ने। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसराइल का डेलीगेशन दोहा पहुँच रहा है, और वहाँ पर मंगल को स्टीव विटकॉफ गालिबन आ जाएंगे, कल रात को पहुँच जाएंगे। मंगल को वो स्टीव विटकॉफ दो काम करेंगे ना, एक तो वो ये इसमें हिस्सा लेंगे जो गज़ा के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, दूसरा वो हिस्सा लेंगे जो यूक्रेन के हवाले से मुज़ाकरात हो। तो दोनों में स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट और मार्को रूबियो भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बात है वो ये तय हुई है कि हमास ने अरब प्लान मान लिए, वो अरब प्लान जो कि इजिप्ट ने पेश किया था, और वो अरब प्लान जिसको ओआईसी ने एंडोर्स कर दिया था, और वो जिसको चाइना ने एंडोर्स कर दिया, वो जिसको रशिया एंडोर्स कर चुका है, जिसको बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया जिसको एंडोर्स कर चुकी है अरब प्लान। लेकिन उससे हटके भी एक बात हो रही है, उससे हटके अब ये हतमी तौर पे ये तो छोड़ देना कि वो गज़ा पे बम गिरेंगे और ये उसको तो वो साइड पे रखें, वो तो ये नेतन्याहू को तो वही अंडर द बस फेंका जाएगा, जैसे ये ज़ेलेंस्की के लिए आज फॉर फाइनेंशियल टाइम्स ने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ना, थ्रोन अंडर द बस। ये तो शायद अंडर द बस भी ना जाए, ये तो वॉर क्रिमिनल है, ये तो वॉर क्रिमिनल है। इसका तो एक प्रॉपर ट्रायल होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसका ये बिल्कुल बीच में फारिग हो गया। इसको हट के अब इसको हटा दिए साइड पे कर दिए। एक डेलीगेशन वहाँ पे गया है, और उसमें जनाब वो उसको भी हटा दिए, रॉन दर्मर को भी हटा दिए, वो जो इसका नुमाइंदा खसूसी या करीबी दोस्त था उसको मुज़ाकरात से निकाल दिए। अब शिनबेत की तरफ से एक कोई कोड नेम इस्तेमाल हो रहा है, एम मिस्टर एम मुज़ाकरात में शरीक होंगे। तो मिस्टर एम कौन है ये अब ये पता चल जाएगा हमें, लेकिन फ़िलहाल उनको मिस्टर एम ही रखा जाए। मिस्टर एम जो है इसराइल की तरफ से शरीक हो रहे हैं, वो दोहा पहुँच गए। और एक बात ये हो रही है जो इन्होंने अमेरिकन ने की है कि उन्होंने बात ये की है कि जी इसको पहला जो मरहला है सीज़ फायर का, इसको आगे इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए,
और इसमें वो पास ओवर के दिन भी आ जाएंगे जो 19 अप्रैल तक है, जो कि जो यहूदी हैं उनका एक मुकद्दर, ये वो दिन जब उनको फ़िरौन से आज़ादी मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर आ गए थे उनसे फ़िरौन से बचा के, तो वो दिन और उसके बाद फिर रमज़ान भी गुजर जाए तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। वही कह रहे हैं कि हमास कह रही है कि नहीं, जो असल मुआहदा था उसी के ऊपर चलें, और इसी दौरान ठीक है अगर हम ये राज़ी भी हो जाते हैं इस बात पे, अमेरिकन कह रहे हैं कि इस दौरान वो अमेरिकन जो 5 अमेरिकन हैं, अब 5 अमेरिकन से मुराद एक ज़िंदा है और 4 की बाकियात हैं अमेरिकन के, लेकिन वो हॉस्टेजेस में ही शुमार होता है, जल्द आता है ना हॉस्टेजेस, तो उसमें ये बाकियात और ज़िंदा और मुर्दा सारे शुमार हो जाते हैं 12। तो 5 अमेरिकन हैं, उनमें एक ज़िंदा है और 4 की बाकियात मौजूद है वहाँ पे। तो अमेरिकन उसमें भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमास ये कह रही है, हमास का कहना ये है कि वो तो इशू नहीं है, वो तो हम दे देंगे अमेरिका, वो तो डायरेक्ट उनकी जो बातचीत हो रही है वो अभी वो क्या बातचीत है उसमें इसराइल टोटल आउट है। लेकिन वही कह रहे हैं कि इस दौरान जो है अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं पहले मरहले को, इसको एक मुस्तकिल जंगबंदी तक लेके जाएं, आर्जी जंगबंदी तक नहीं, क्योंकि दूसरा मरहला जब भी शुरू होना था तो वो मुस्तकिल जंगबंदी पे होना था। थोड़ी देर पहले फिर गज़ा पे एक अटैक करके शहीद कर दिया उन्होंने एक वहाँ पे, लेकिन ये नेतन्याहू के आखिरी वो दिन नहीं होते, बुझते चिराग अभी तक नज़र आ रही जो सूरत हाल है। तो सीज़ फायर कंटिन्यू हो, इसमें इमदाद भी जा रही है, अंदर लोग रोज़ा भी खोल रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं गज़ा में। दूसरी अहम बात जो है उनकी ये है कि भाई इसमें आप रफ़ा क्रॉसिंग को भी खोल दें, रफ़ा से खोलें, क्योंकि इजिप्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप जो है वो इसराइल की फ़ौज का विड्रॉ कर दें कंप्लीट, और इसको कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ ले जाएं, यानी मुकम्मल जंगबंदी। और इसके बाद हमास ने उस बात पे भी हमास एग्री कर गई है कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी जो होगी वो उसमें ऐसी काबिल कबूल शख्सियात, ये बहुत पहले बात हम कर चुके हैं, इनके नामों पे काफ़ी हद तक चाइना, रशिया, टर्की, अरब ममालिक, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान सारे ऑन बोर्ड हैं। वो दरमियान में रूल करेगी और वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इसको नाम दिया जाएगा या कोई और नाम दिया जाएगा, बहरहाल वो कमेटी होगी जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी। वो गज़ा पे हुक्मरानी करेगी टिल अगले इलेक्शंस, जब तक अगले इलेक्शन या सियासी ढांचा नहीं बनता। अब असलहा और ये सारी बातें कहाँ पे जाएंगी, क्या जाएंगी, वो सारा मुसव्वदे में अमेरिकन के साथ डायरेक्ट बात हो रही है, उसमें इसराइल को साइड पे कर दिया। ये बिल्कुल वही किया है जैसे यूरोप को साइड पे कर दिया ना, यूक्रेन की बात अब सऊदी अरब में हो रही है। इसी तरह जो हमास के साथ बात हो रही है या फ़लस्तीनियों के साथ जो बात हो रही है उसमें इसराइल को साइड पे कर दिया, यानी तुम तो हटो ना बीच में, ट्रबल मेकर साइड पे हो जाए सारे और बराह रास्त बात करने दें। तो हमास से डायरेक्ट बात हो रही है। तो इजिप्ट के अंदर जो है ये मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट है। हमास की टीम दोहा में भी है, हमास की टीम जो है वो काहिरा में भी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग, ये सारा सबका इशू है, ये सबका इशू है कि इसमें ये सारे जो हैं ये पूरी दुनिया का इशू है। फ़लस्तीन का इशू जो है वो इस वक्त ये इतना, इसको ख़ास तौर पे जब वो बात हुई थी कि इतने 1000 पाउंड वज़नी बम गिराए जाएंगे, तो ये OIC ने भी सब ने इंडोर्स कर दिया इसको। तो वो तो अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे और उसमें ये बात आती रहेगी कि वो कौन सी तारीख, कितने लोग, कितना एक्सटेंट हो गया, क्या हुआ, सारा हुआ। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था, ओमान के अंदर बोला आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है ओमान के अंदर, और वो जो एक्टिविटी उसको कहें या उसको वो इसलिए कि ये जो सीरिया है, शाम, ये जो है ये इसके हालात मखदूश हो रहे हैं, और अहमद शराह की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कोई 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जो कि कुछ उसमें साबिक सदर असद के जाने वाले हैं, कुछ एलवाइट्स हैं। एलवाइट्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एलवाइट जो हैं वो ये वो मसलक है जो कि हाफिजुल असद और बशारुल असद का एलवाइट्स। अहले तशी जो ईरान के असना शरी या बाकी जो अहले तशी हैं वो इनको अहले तशी नहीं मानते थे, ता वक्त ये कि मूसा सदर जो कि लेबनान के थे, मूसा सदर ने फतवा जारी किया था कि ये अहले तशी हैं। लेकिन मतलब है कि क्योंकि उसकी वजह यह है कि मतलब मैं वैसे बात करूँ ना, मैं तो एक ज़माने तक ये जो यजीदी हैं इनका तो समझ नहीं आता था, इनका तो अजीब ही एक मसला कि बहुत सारे मसाले कैसे हैं, ये मज़ाहिब ऐसे हैं, समझ नहीं आता। मतलब मिसाल के यजीदी कहते हैं कि जी वो जन्नत में जो है वो माफ़ कर दिया था शैतान को, अब माफ़ कर दिया था तो फिर इब्लीस को, तो फिर ये क्या सिस्टम चल रहा है उनका ये है, तो वो तो बिल्कुल ही उनको तो अलग, क्रिश्चियंस भी उनको नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन जो अलवाइट्स हैं वो जो है वो इमाम को रसूल से बड़ा दर्जा देते हैं। अब मैं इससे आगे नहीं बात करना चाहता, रसूल से बड़ा, तो रसूल से बड़ा क्या दर्जा होता है, वो जो भी है उसको आप करें। तो वो उसकी वजह से
इनको नहीं ज़्यादा अब ये अपने मतलब ये पांचों अराकीन पे यकीन भी रखते हैं, जैसे हज, नमाज, कलमा, ज़कात, लेकिन ये हज के लिए कहते हैं मक्का नहीं जाना, अलामत है। तो एनीवे बहरहाल जो भी है इशू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बीच में दरमियान में इसको सेक्टेरियन कलर ना हो जाए। तो आज जॉर्डन में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जॉर्डन में, उर्दन में। वहाँ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ पे जो है वो जॉर्डन के अपने हैं फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे कतर के, वहाँ पे 5 अहम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है। और साथ ही उनके वज़राए ख़ारजा भी हैं, साथ उनके सीरिया से भी लोग गए हुए हैं, कतर से भी हैं, सऊदी अरेबिया, बाकी सारे मुल्क। वो पूरी कोशिश हो रही है कि इस वक्त मामलात को यहाँ पे इसको सेक्टेरियन जंग ना ले। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इराक भी है। अच्छा, इराक को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि इराक में शिया सुदानी की हुकूमत है, यानी अहले तशी की हुकूमत है। तो उनका और अहमद शरा का इस वक्त एक साथ एक जगह पे होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि सेक्टेरियन कलर ना दिया जाए। और ये जो फसाद वहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इसराइल के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये ध्यान में रखेंगे, इसराइल चैंपियन बना हुआ था द्रूज कि द्रूज कम्युनिटी जो है वो देखे ना, वली जुमलात आए थे मिलने के लिए, वली जुमलात मिले थे ना कि अहमद शरा से। वली जुमलात जो है वो द्रूज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लिवान के इलाकों में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें इराक के वजीर खारजा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्डन में वो हैं, जॉर्डन ने इससे पहले भी सीरिया के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, साथ सीरिया के लोग भी हैं। और चूँकि ज़ाहिर फतवे और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर वो रिवेंज किलिंग्स भी हो रही हैं और बाकी सारे भी। तो ये आज जो शाह अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, उन्होंने इनको बुलाया है सबको, अलग से मीटिंग्स भी हुई हैं। और इसमें जॉर्डन भी है, इसमें जो है वो इराक भी है, इसमें सीरिया भी है। इराक और सीरिया का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि दो मुख्तलिफ मसालिक और एक्सट्रीम, यानी इधर तो अहमद शरा की गवर्नमेंट बिल्कुल ही वो है ही ना, जो कि माजी में दाइश वगैरह से रहे हैं। तो वो इसका कुछ सेक्टेरियन कलर ना जाए। तो मेरे ख्याल से सीरिया के अंदर आज बड़ी इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है। ये जंग, ये जो झगड़ा फसाद, ये जो भी करवाने की कोशिश कर रहा है, इसमें इसराइल बड़ा खुश हो रहा है। वो बड़ा खुश हो रहा है कि दुरूज के हम चैंपियन बन जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी। लेकिन ये कि ये हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ये सारा मामला जो है ये आपस में बैठ के हल करें। और ये जो खाना जंगी की कोशिश हो रही है दरमियान में सीरिया की, सीरिया ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट बन चुका है बदकिस्मती के साथ। लेकिन यह है कि टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट में थे ना अभी अहमद शरा। तो ये सारे जो हैं, ये जो फसाद फैला हुआ है सीरिया में, इसको यहीं रोकेंगे ताकि इंसानी जानें ना जाएं, चाहे किसी मसलक के हों, किसी भी तरह से हों, किसी मज़हब के हों। और ये मामला जो ये ख़त्म होगा।